हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक गेस मॉडल पेपर लेकर आया हूं। ये मॉडल पेपर आप पूरा तैयार कर लोगे। 100 में से 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मैं मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन विद आंसर रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाएंगे और उसका मैं उत्तर भी देने वाला हूँ। कैसे क्या करना रहेगा पूरा मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अनुक्रमांक और नाम आप लोगों को पेपर में लिखना होगा। 654 HF पेपर का कोड है। 214 ये भी कोड होता है। पूर्णांक जो होगा वो 100 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। 3 घंटा पेपर को यानी हल करने के लिए, 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। इसका जो नोट होता है, निर्देश, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ना। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका निर्देश देखिए, सबसे पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इस पेपर में। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों यानी एक वाक्य में आपको देना रहेगा। इसका जो निर्देश होता है, काफ़ी विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं और बाद में उनसे जो है बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि क्या कैसे जो है प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, कितने शब्दों में, वो इसमें बताया गया है। चौथा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। पांचवा पॉइंट है प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 प्रकार के हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है प्रश्न संख्या 31 एवं 32 दीर्घ उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। और 7वां पॉइंट है, यहाँ पर सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा हमें, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, और आपकी तैयारी का भी हमें पता चल जाएगा इस बहुविकल्पीय प्रश्न का, जब आप उत्तर कमेंट में दोगे हमारे बताने से पहले। पहला जो प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश इनमें से कौन हो जाएगा। देखिए, चीन है, भारत है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन जो है प्रतिवर्ष में बात करूं यानी CO2 जो CO2 प्रोड्यूस करता है 11,903 मिलियन मीट्रिक टन जो है कार्बन ये उत्सर्जित करता है चाइना देश। तो पहले नंबर का ए विकल्प सही हो जाएगा और 1 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, इसको यानी या इस तरीके से भी आप कह सकते हो, पेपर में आएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसको कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय स्थित है, ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना दिवस पूछा जाए तो पेपर में याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, 1995 को हुई थी, और इसमें जो है 164 से अधिक देश शामिल हैं, यानी इस जो है विश्व व्यापार संगठन में। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि दक्षेस यानी जिसको हम सार्क भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। सार्क वो मछली वाला सार्क नहीं, ये सार्क दूसरा है, ये वाला सार्क। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, तो सार्क की स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना दिवस हो जाएगा ये 1985 हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। 8 दिसंबर, डेट याद रखिए क्योंकि पेपर में आता है इस तरीके से भी। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ठीक है, दक्षिण एशियाई जो है क्षेत्रीय संगठन भी हम इसको कहते हैं, दक्षिण सार्क की जो एक प्रकार से फुल फॉर्म है हिंदी में। अब आप लोग इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तैयारी इस तरीके से कराऊंगा कि ये सारी चीज़ें जो है आपको हलवा लगने लगेगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैप्टर वाइज में भी तैयारी अच्छे से करा रहा हूँ, तो उसमें भी आप बने रहिए। 4th नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। तो आसियान का जो सदस्य देश है इनमें से आपको बताना है, तो जो सही विकल्प हो जाएगा ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया हो जाएगा आपका आसियान का सदस्य देश। उसके बाद में 5वां नंबर जो प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए, क्या नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का कारण क्या था। जो द्विध्रुवीयता था इसका जो अंत का कारण था वो क्या था, तो सोवियत संघ का विघटन था। 25 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1991 को जो आपका USSR था, USSR। ठीक है, इसमें जो 15 गणराज्य थे वो टूटकर अलग हो गए थे, तो द्विध्रुवीयता का अंत का कारण था सोवियत संघ का विघटन होना। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से क्या प्रश्न
प्रश्न पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर जो 1956 में जो राज्य बनाए गए थे, ये 14 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 7वां नंबर। क्या प्रश्न दिया है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे, या आपके जो है कौन हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होंगे, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, या लाल कृष्ण आडवाणी, या सी जो है राजगोपालाचार हो जाएंगे। तो इनमें से बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। तो भारत और जो चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ था ये 1954 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 अप्रैल, डेट याद रखिए, 29 अप्रैल जो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, स्क्रीन पर देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है कि वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काफ़ी हमारे होनहार विद्यार्थी को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। फिलहाल आप टिक लगा लीजिए लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 10वां नंबर जो प्रश्न दिया है स्क्रीन पर देखिए, क्या नंबर प्रश्न है 10 नंबर। ठीक है, और आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से समाप्त हो जाएगा। किस वर्ष जनता पार्टी सत्ता में आई थी। ठीक है, तो देखिए जो जनता पार्टी सत्ता में आई थी ये 1977 में आई थी। 10 नंबर का डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जनता पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी है, कॉमेंट में हमें नीचे जरूर बताइएगा यदि आपको पता है तो। अब मैं बात कर लेता हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है पेपर में मैं बात करूं खासकर नागरिक शास्त्र में तो 10 प्रश्न होता है। हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए इसका भी मैं आपको प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा, और ऐसे ऐसे मैं प्रश्न आप सभी के लिए बनाकर लेकर आया हूं कि आप तैयार कर लोगे तो पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार पूछे ही जाते हैं, यानी हर वर्ष कहूँ हिंदी भाषा में तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर, भारतीय संविधान को कब अंगीकार तथा लागू किया गया। तो जो भारतीय संविधान है इसको कब जो है अंगीकार और लागू किया गया था ये बताना है। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, यानी बनाया गया था, तैयार किया गया था, और 24 जनवरी 1950 को इस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जो हम एक प्रकार से क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को प्रतिवर्ष, और इसमें जो झंडा फहराने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराने का कार्य होता है, लेकिन जो तैयार कराया गया था संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार कराया गया था। बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा कि कब इसको जो है अंगीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को यानी बनाकर तैयार किया गया था। लागू जो हुआ था ये तो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 2 नंबर तो यहाँ पर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 2-2 नंबर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं खासकर नागरिक शास्त्र के पेपर में। 12 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है देखिए, जो 12 नंबर प्रश्न है, भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो पहला है मुस्लिम तथा दूसरा हो जाएगा सिख। ये भारत के 2 धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में नाम है। 13 नंबर जो प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके बारे में बताइए। उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जापान के क्योटो शहर में 1997 में इसे प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मैंने बता दिया है और आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, क्या पूछा गया है कि अप्रवासी और शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। 2-2 नंबर का प्रश्न है, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा और आप लोग तैयार कर रहे हो, लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पता है कैसे क्या होता है। उत्तर देखिए, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। तो ये 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, पूछा गया है 15 नंबर प्रश्न। देखिए जो 15 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त, देखिए क्या पूछा गया है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियों के नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करती हैं। उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसको कहते हैं। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग UNHRC और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO। तो इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि पेपर में इन सभी का फुल फॉर्म से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब पूछ लेते हैं भैया 16 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है तो इसको भी कवर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा भूटान तथा दूसरा हो जाएगा मालदीव, जो कि दक्षिण एशिया में कुल कितने इसके 7 देश लगते हैं, कमेंट में बताइएगा 7 या 8। देखिए चाइना को हटा दी तो शायद 7 ही देश लगते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया फर्स्ट आपका पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश, उसके बाद में चौथा बांग्लादेश, 6 आपका भूटान, उसके बाद में 7वां आपका जो है श्रीलंका हो जाएगा और 8वां क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। बताइएगा मालदीव और 1 और 9 चाइना भी जोड़ दीजिए, शायद तो 9 हो जाएंगे, शायद 9 या 10 देश हो जाएंगे इसमें शामिल हुए देश। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के 2 सबसे जो है छोटे देशों की बात हो रही तो मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न है कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। उत्तर है आसियान के सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्नेई, वियतनाम और लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। ये आसियान के सदस्य देश हैं। कौन से हैं भैया? सदस्य देश हैं, यानी इसमें रहते हैं, इनमें एक इनका ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो पता चल गया होगा ना आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं जो है 18 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि सोवियत जो है राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। उत्तर है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो जो अर्थव्यवस्था थी वो किसमें थी? योजनाबद्ध और जो राज्य हैं उसके नियंत्रण में थी। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए क्या है, भारत चीन के संबंधों में खटास आने के कोई 2 मुख्य कारण बताइए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर है भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण निम्नवत है। पहला है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना। ठीक है, दूसरा कौन सा पॉइंट है भैया इसमें? जो दूसरा मुख्य पॉइंट है ये है भारत द्वारा 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। अब ये आप लोग के लिए एक सवाल है मेरे पास स्टूडेंट कि जो दलाई लामा है ये अभी जो भारत में है ये किस राज्य में है, कहाँ पर है, कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, बिना गूगल किए हुए। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या है, देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि गोवा को स्वतंत्रता कब मिली। जैसे हमारे भारत देश को मैं बात करूँ तो 1947 में आज़ादी मिली। अब गोवा को भी एक आज़ादी मिली होगी क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र चलता था। तो उत्तर है गोवा को जो है स्वतंत्रता दिसंबर 1961 में मिली तथा मई 1987 में ये भारत संघ का एक राज्य बना। ठीक है, 1987 को भारत का एक राज्य बना। ठीक है स्टूडेंट, गोवा की जो राजधानी पणजी है। तो मैंने आपको 20 जो है खासकर 10 बहुविकल्पीय 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है टोटल। इसमें मैं बताऊं तो आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा और आपको प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है ये तो निर्देश में आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके हर एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको एग्जामिनर 5 नंबर देगा। और खासकर इस वीडियो में ये बात है, इससे जो है नागरिक शास्त्र का वीडियो में लेकर आया हूँ कि मैं हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेफिक्र होकर वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। अभी मैं पसीने से बिल्कुल जो मेरी बॉडी पूरी लथपथ है और फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और तैयारी आपकी इस तरीके से करा दूंगा कि कहोगे कि कोई सर थे जो तैयारी इतनी बेहतरीन कराएं कि हमें जो है अच्छा स्कोर में ला पाएँ अपने सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं जो है 21 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या दिया हुआ 21 नंबर प्रश्न की द्विध्रुवीय, देखिए द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है समझाइए। उत्तर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध, थोड़ा इसको मैं और भी ऊपर कर लेता हूँ। हाँ देखिए उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि अधिकांश महाशक्तियां कमजोर हो गई और महाशक्ति के रूप में केवल अमेरिका और रूस ही बचे। इस प्रकार युद्ध के दौरान शक्ति का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा जिसमें केवल 2 ही महाशक्तियां थीं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थी। ये शक्तियां थीं सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक अंग्रेजी इतिहासकार टाइनबी ने 2 गुटों ब्लॉक या कैंप में विभाजित जो है विश्व को द्विध्रुवीय विश्व का नाम दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि द्विध्रुवीय विश्व का नाम किसने दिया, तो ये याद रखिएगा जो कि टाइनबी ने दिया था। टाइनबी जो है कहाँ के एक अंग्रेजी इतिहासकार है। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है।
अब बात कर लेते हैं जो है 22 नंबर प्रश्न है। क्या पूछा गया है 22 नंबर प्रश्न कि 1970 में, ये देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 5 नंबर आपकी स्क्रीन के साइड में दिया हुआ है और पेपर में भी इसी तरीके से दिया जाएगा, जो जितने नंबर का प्रश्न होगा वो दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर। देखिए उत्तर है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। कुछ हेडिंग्स कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। पहला है इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए। दूसरा है इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। तीसरा क्या है, पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कार्य ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इजाफा किया। यानी जो 1971 में जो है एक प्रकार से किसको आज़ादी मिली, किसको आज़ादी मिली थी भैया, जो है पश्चिमी जो है पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है, तो उसको आज़ादी मिली। तो उसमें जो अहम भूमिका है भारत के, वो भारत के प्रधानमंत्री के हैं। तो उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी थी। चौथा पॉइंट है उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का भी प्रस्ताव जो है इंदिरा गांधी जी ने रखा था। पांचवा पॉइंट है कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया। भैया जो अपना एक प्रकार से वर्चस्व था उसको स्थापित कर लिया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप भैया जो है 2015 में था, 2015 या 16 में था, जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रधान वहाँ का राष्ट्रपति बना था और अब बन गया है। तो अब तो भैया बहुत उपद्रव मचा रहा है भारत की, मतलब भारत की तरफ से, और भारत की ओर से पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है फालतू चीज़ें। अब बात कर लेते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या है 23 नंबर प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन जिसको हम WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी इसको डिटेल से बताना है, तो चलिए इसको डिटेल से बता देते हैं। देखिए उत्तर है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 को इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से सहमति से किया जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं। तो ये 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है, देख सकते हो आराम से वीडियो को रोककर। अब बात कर लेते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। जो 24 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताते हैं। उत्तर है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कुछ पॉइंट के थ्रू है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। तो पहला जो पॉइंट है इसमें, क्षेत्रीय संगठन के द्वारा आर्थिक विकास में वृद्धि करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। दूसरा है क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से कानून के शासन की स्थापना करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। जो क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व है इसको क्या है, बढ़ावा देना। तीसरा है विभिन्न क्षेत्रीय देशों को एक मंच प्रदान करना। जो विभिन्न क्षेत्रीय देश हैं उनको क्या करना, यानी एक मंच प्रदान करना, एक बोलने के लिए मंच प्रदान करना। चौथा है क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए बनी व्यवस्था में बदलाव लाना। और पांचवा पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये 5 पॉइंट हैं जो क्षेत्रीय संगठनों को एक प्रकार से मजबूत बनाती हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत की दलीय व्यवस्था पर आपातकाल के प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। देखिए उत्तर है जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, देखिए आपातकाल 25 जून 1975 को जो है लागू हुआ था। भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो ये आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हालांकि देखिए जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही राज्य व्यवस्था ने आपातकाल का सबसे अहम सबक सीख लिया। वर्ष 1977 के चुनाव एक प्रकार से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो विशेष तौर पर, क्योंकि ये आपातकाल का प्रभाव सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष द्वारा लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ लोकसभा चुनाव जो है लड़ा गया। देखा जाए तो वर्ष 1975 और 77 के अनुभवों की एक जो है परिणति जो है क्या है,
परिणति या परिणाम होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने में हुई। देखिए यहाँ पर कुछ कंप्यूटराइज गड़बड़ी भी हो जाता है, तो उसको प्लीज़ आपको इग्नोर करना है। और हालांकि मैं समझा देता हूँ, आप इतना जो है होनहार तो हैं ही कि समझ सकते हैं कि क्योंकि कंप्यूटराइज जो है गड़बड़ी हो जाता है पीपीटी वगैरह बनाने में। अब बात कर लेते हैं जो है 26 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए क्या है 26 नंबर प्रश्न कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। देखिए जो रियो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट, ये सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। तो इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा। इसका उत्तर है कि रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। सबसे पहला है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया गया। दूसरा है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से जो है चेतावनी दी गई। इसी हवाले से क्या दी गई, चेतावनी दी गई। और यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। देखिए एजेंडा 21 के रूप में भी प्रश्न आएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न बनेगा किस तरीके से कि रियो सम्मेलन क्या है, रियो डी जनेरियो क्या है, ठीक है, फिर आपका जो है आपका एजेंडा 21 क्या है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो एक ही है, याद रखिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमा देता है, इसीलिए मैं पहले ही आपको सचेत कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं आप सभी के लिए जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 के बारे में। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 जो होता है आपका, ये मैं बताऊं तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 के टोटल कितने 4 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको 6 नंबर दिया जाएगा। 100 से लेकर आपको 125 शब्दों में इसका एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इसका भी मैं उत्तर लेकर आया हूँ भैया, यानी ऐसे खाली में नहीं बैठने वाला और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया, 27 नंबर प्रश्न देखिए पहले ध्यानपूर्वक कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट के थ्रू समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो भटकते फिरोगे आप लोग। उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण या मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, कश्मीर मुद्दा। भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देश रियासत का भारत में विलय हो गया। इस संदर्भ में 1994 में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया जिसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय कश्मीर का भाग है। यानी जो पाक ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया है कश्मीर को, तो भारतीय का वो जो है भारतीय कश्मीर का भाग है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है क्या है, ये देखिए दूसरा पॉइंट है सिंधु नदी जल विवाद। 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों में जो जबकि सतलुज, रावी एवं ब्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित जो है प्रयोग का अधिकार दिया गया। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट। और इसी पॉइंट के थ्रू आपको जो है कॉपी में सारी चीज़ें लिखनी भी हैं, तो मैंने उसका पर भी वीडियो बना दिया, यानी हर एक प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है। तो देखिए सियाचिन विवाद क्या है, सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बलाट जो है बलाटिस्तान के समान जो है अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही क्राक रोम दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत और प्रारंभ किया गया और उसके बाद ये क्षेत्र भारत के कब्जे में है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन पाक आर्थिक गलियारा। यह आर्थिक कॉरिडोर चीन के जो है चीन के जिंगजियान क्षेत्र के कासगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पथन से जोड़ता है। ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है और वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी एक जो है चाइना में अच्छे से समझाऊं तो चाइना जो है एक रास्ता बनाना चाहता है जो कि ऐसे सीधा आएगा, तो यानी सीधे आएगा पाकिस्तान को जो है एक बलूचिस्तान का जो एक नीचे बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह स्टूडेंट, आप सभी को ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट जिसको भी कहते हैं, जहाँ से सारे देश के एक प्रकार से पहले यानी निर्यात होते थे और आयात होते थे, तो वहाँ पर लोग रुकते थे। वहाँ पर जो है उसका एक बिजी पोर्ट हुआ करता था, उसको हम पोर्ट भी कहते हैं जो बंदरगाह को, तो वो पोर्ट हुआ करता था। तो उस पर जो है चाइना और जो है पाकिस्तान की सहमति से एक रोड बनाया जाता है। तो जो भारत का ये वाला भाग है, ठीक है, जो भारत का ये वाला भाग है, तो इसी पर जा रहा था, तो इसी पर जो है जा रहा था। तो इससे क्या होता है कि चाइना और पाकिस्तान की नज़र होती है हमारी भारत देश पर, तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण बताए हैं। अब बात कर लेते हैं जो है अगला पॉइंट 28 नंबर प्रश्न के साथ में बात कर लेते हैं। देखिए
देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है स्क्रीन पर देखिए कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए। 6 नंबर का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। उत्तर है निम्नलिखित कारणों से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य हुए। सबसे पहला पॉइंट है सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जिससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों को जीवन मुश्किल होता चला गया। जो नागरिक हैं वहाँ के भैया, उनका जो जीवन है बहुत ही मुश्किल होता चला गया। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट है हथियारों की होड़ में अमेरिका की बराबरी करने के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा आदि में पश्चिमी देशों से पीछे रह गया। तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सका। उसके बाद में यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बेरोजगारी बढ़ गई थी जिसमें व्यवस्था लड़खड़ा गई। यानी देखिए अभी भारत देश की भी देखा जाए व्यवस्था तो काफ़ी बेरोजगारी है भारत देश में, और वहाँ पर जो यूएसएसआर था पहले तो उसकी बेरोजगारी बढ़ गई और उस देश में जिसमें व्यवस्था उनकी लड़खड़ा गई। पांचवा पॉइंट है 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने सोवियत संघ की व्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया। और 6 नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी में पिछड़ जाने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, जिससे आयात में वृद्धि हुई। जिसमें जो आयात है, ठीक है, आयात यानी जो है बाहर से सामान अपने देश मंगाना, आयात होता है भारत से, यानी जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट उसको कहते हैं निर्यात को, यानी हम अपने देश से किसी देश में, जैसे भारत देश में अपने देश से सारी चीज़ें आम जापान जाता है हमारे उत्तर प्रदेश से, तो उसको कहते हैं निर्यात करना। अब बात कर लेते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में, क्या दिया हुआ है ये देखिए। 29 नंबर प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्क्रीन पर कि दक्षिण एशिया के दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की जो है बेहतरी में दक्षेस सार्क से ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो ये 6 नंबर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या है उत्तर है दक्षिण एशिया के देशों के मध्य आपसी सहयोग की दिशा में 1985 में सार्क दक्षेस की स्थापना की गई। इसे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, इसके सदस्य देश इतने हैं। दक्षिण एशिया, यहाँ पर देखिए दक्षिण एशिया देश दक्षेस के द्वारा यहाँ की जनता का जीवन स्तर अच्छा करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देश आपसी सहयोग दिखाते हैं। दक्षेस के सदस्यों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य इन देशों के बीच व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क कम करना है। दक्षेस के द्वारा ये देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच बना सकते हैं। इन सभी देशों को प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहिए। जो सहयोग है इसको क्या है और अधिक बढ़ाना चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रश्न बता दिए। इसमें देखिए 30 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, क्योंकि 4 प्रश्न है ना भैया, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का, तो उसको भी मैं बताऊंगा अच्छे से। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो आपको प्रश्न सहित उत्तर बताए। और आइल्स की भी बेहतरीन तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को। प्यारे बच्चों विश्वास कीजिए अपने इस बड़ी भाई पर, अच्छे से तैयारी कराऊंगा और आप लोगों को मैं हर एक नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। 30 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य भी बताना है, इसके सिद्धांतों का वर्णन भी करना है। देखिए तो पहले इसका हम उद्देश्य जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 1 में दिए गए उद्देश्यों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का सर्व प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा है पारस्परिक मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहयोग देना। और तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र को जो है सामान समझना और समान अधिकार देना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। इसमें 2 उद्देश्य और शामिल हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना। और पांचवा है समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जो इसमें वर्णित कुछ सिद्धांत हैं वो क्या है, निम्नलिखित हैं। कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। देखिए वो पॉइंट के थ्रू हम समझा देते हैं अच्छे से।
इसमें सबसे पहला है सभी सदस्य राष्ट्र एक समान और संप्रभुता संपन्न है। दूसरा है सभी सदस्य राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। तीसरा पॉइंट है सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे। और चौथा पॉइंट है सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के प्रतिकूल ना तो बल प्रयोग की धमकी देंगे और ना ही शक्ति का प्रयोग करेंगे। और पांचवा पॉइंट है राष्ट्र जो है सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहायता देंगे और उपराष्ट्रों की सहायता नहीं करेंगे जिनके विरुद्ध संघ ने कार्य जो है जिनके विरुद्ध संघ ने कोई कार्यवाही की हो। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और इनके उद्देश्य के बारे में बताते हैं। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसकी मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें टोटल आपका जो है 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। पूछा तो 4 ही प्रश्न गया है लेकिन आपको केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। अच्छे से समझाऊंगा तो इसीलिए टाइम लग रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आइए हम बात कर लेते हैं 31 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या दिया हुआ कि भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। 8 नंबर का प्रश्न है अथवा करके प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। तो जो प्रमुख चुनौतियां इनकी समीक्षा करना है, तो टोटल 8 नंबर का ये प्रश्न है। तो आपको दोनों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है 250 शब्दों में। और ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपको मैं बताऊंगा अभी कहाँ मिलेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो 32 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए वैश्विक निर्धनता और महामारी विश्व के लिए खतरा बन चुकी है, इस कथन को सविस्तार समझाइए। तो ये कथन को हमें सविस्तार समझाना है जिसके लिए 8 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में अथवा करके प्रश्न है कि मंडल आयोग को सविस्तार वर्णन कीजिए। टोटल 4 प्रश्न हैं और आपको 4 में से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें आपको 16 नंबर तो आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। 8 का 8 8 16 नंबर ही कंफर्म होगा। और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है जिसको हम विस्तृत उत्तरीय भी कहते हैं। और मैं आपको बताऊं फ्री में PDF आपको टेलीग्राम और जो है फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ पोस्ट वगैरह में। और टेलीग्राम पर आपको जो है फ्री में PDF वगैरह मिल जाएगा। और फिर जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप पर जो है मैं आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी की बोर्ड एग्जाम आपका कब है, ठीक है, कौन सी न्यूज़ आई है क्या नहीं आई है, ये सारे जो है व्हाट्सअप पर मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा आप लोग जो है हमें इंस्टाग्राम पर शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम ID है, फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगला जो वीडियो है आप लोगों को वो किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। फिलहाल ये वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अच्छे से समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।